हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये साल अभी तक 8 आईपीओ आ चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि मार्च में 16 आईपीओ आने वाली है और उसकी शुरुआत होने वाली है MTAR टेक्नोलॉजीज से। इस कंपनी ने अपना आईपीओ अनाउंस कर दिया है। तो आज मैं इस वीडियो में MTAR टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं जो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ वो है, मैं बताने वाला हूँ आपको कंपनी के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, उसके प्रमोटर्स के बारे में, क्योंकि हम किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ये जानना ज़रूरी होता है कि कंपनी कैसी है, उसकी बिजनेस क्या है, उसके प्रमोटर्स कौन से हैं। इसके अलावा मैं आपको आईपीओ का डिटेल भी बताऊंगा कि ये आईपीओ कब खुलने वाली है, कब क्लोज होगी, कब लिस्टिंग होगी, इसके प्राइस बैंड क्या है, टोटल साइज क्या है, इसके लॉट साइज क्या है जो हमें अप्लाई करने हैं। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है लाने का कंपनी का। उसके बाद मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स भी दिखाने वाला हूँ पिछले 3-4 सालों का। उसके बाद मैं आपको कंपनी की वैल्यूएशंस भी बताने वाला हूँ, जैसे अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, बुक वैल्यू क्या है कंपनी के। फिर मैं आपको कंपनी का स्ट्रेंथ भी बताने वाला हूँ और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्योंकि ये भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस लिस्टिंग भी काफ़ी डिपेंड करती है कि बज़ कैसा चल रहा है मार्केट में, तो ये जानना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये सारे डिटेल्स जानना ज़रूरी होता है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के पहले, और इन सारे डिटेल्स को जानने के बाद आप अच्छी तरह डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कहीं जाइए नहीं और मेरे साथ जुड़े रहिए अगले 10 मिनट तक। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के ज़रिए मिल सके। तो आइए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, MTAR टेक्नोलॉजीज एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कंपनी है जो क्रिटिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर और असेंबल करती है। अब ये प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्या होती है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए, जैसे एविएशन, एरोस्पेस, स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां एक मामूली सी गलती भी बहुत बड़ा डैमेज कर सकती है। इसका यूज़ ऑटोमेटिव सेक्टर के ऑटो कंपोनेंट्स में भी बहुत होता है। दोस्तों, MTAR टेक्नोलॉजी की ये कंपनी के जो रूप में फॉर्मेशन हुई थी वो 1999 में हुई थी, लेकिन ये कंपनी जो है इस बिजनेस में 1970 से ही है, यानी 4 दशकों से ये ऑलरेडी इस बिजनेस में है। ये कंपनी प्राइमरीली क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, DRDO, जिनका नेशनल बिल्डिंग में बहुत ही बड़ा रोल है। ये कंपनी जो है वो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और इसके 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी का नेशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से कितना बड़ा रोल है नेशनल बिल्डिंग में। तो मैं बोल सकता हूं कि ये काफ़ी बड़ा योगदान कर रही है। तो आइए अब इसके आईपीओ का डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो ये जो आईपीओ जो ओपन होने वाली है इसकी वो 3 मार्च को ओपन होगी एंड 5 मार्च को क्लोज होगी। तो हमारे पास 3 दिन का विंडो है इसमें अप्लाई करने के लिए। आईपीओ का जो टोटल साइज है वो 596 करोड़ की है। फेस वैल्यू जो है वो 10 इक्विटी पर शेयर है एंड प्राइस बैंड जो रखा है 574 टू 575। तो हमें या आपको जो अप्लाई करना है वो 575 पर ही अप्लाई करना है, बिकॉज आजकल ऐसा देखा जाता है जनरली आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन होती है ऑलरेडी 100% से ज़्यादा होती है। तो अगर 100% से ज़्यादा हो गई और अगर हमने कम में अप्लाई किया तो हम तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो बेटर है कि हमें ज़्यादा जो प्राइस बैंड है उस पर अप्लाई करना चाहिए, तो उस पर ध्यान रखिएगा। लिस्टिंग जो होगी वो BSE या NSE दोनों पर होगी। रिटेल पोर्शन यानी हम जैसे लोगों के लिए 35% वो रिजर्व कैटेगरी में आएगी एंड जो टोटल इक्विटी शेयर आने वाले आईपीओ में वो है 1.03 करोड़। अब इसका लॉट साइज भी देख लेते हैं। मिनिमम जो हमें अप्लाई करना है वो 1 लॉट जो होगी वो 26 शेयर्स की होगी एंड जो टोटल अमाउंट आएगा 14,950। इसको आप अगर 575 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये फिगर आएगी। जो मैक्सिमम लॉट रहेगी वो 13 लॉट की रहेगी, 338 शेयर्स की एंड टोटल जो आएगी 1,94,350। क्योंकि रिटेल कैटेगरी में 2 लाख जो है वो एक कट ऑफ रहता है, थ्रेशोल्ड रहती है, उसके बियॉन्ड जो रिटेल कैटेगरी के जो इन्वेस्टर है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 575 को 338 से तो ये फिगर वो अराइव होगा। अब
थोड़ा ये जान लेते हैं कि अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग कब होगी। तो अलॉटमेंट जो होने वाली है वो 10 मार्च को पता चल जाएगी कि किसे किसे ये अलॉट हुआ है। एंड रिफ़ंड जो है हमें 12 मार्च को आ जाएगी, यानी कि अगर आपने ज़्यादा का अप्लाई किया है एंड आपको कम मिले हैं तो पैसे आपके वापस आ जाएंगे। या अगर आपने अप्लाई किया और आपको बिल्कुल ही अलॉट नहीं हो तो भी आपके जो फंड है वो रिफ़ंड हो जाएंगे आपके अकाउंट में 12 मार्च तक। जो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगी जिनको मिल चुके हैं उनको 15 मार्च को उनके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंड जो लिस्टिंग होने वाली है इसकी वो 16 मार्च को होगी इसकी लिस्टिंग। तो दोस्तों ये जो है मैंने बताया आपको थोड़ा आईपीओ से रिलेटेड। अब आइए ज़रा हम देख लेते हैं इसके प्रमोटर्स कौन कौन से हैं। सो प्रमोटर्स आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, पर्वत श्रीनिवास रेड्डी, लीलावती, अनीता रेड्डी, उषा रेड्डी, कविता रेड्डी, अंशुमन रेड्डी, कल्पना रेड्डी, शरण्या लोका रेड्डी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पूरा रेड्डी फैमिली की ही कंपनी है। तो ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है ये जो कंपनी है, क्योंकि ये रेड्डी फैमिली की दिख रही है। आप प्रमोटर से ही पता कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, इंडिया में काफ़ी सारे जो बड़े बड़े भी कंपनी है वो फैमिली ओन्ड कंपनी है। चाहे अंबानी ले लीजिए, आप टाटा ले लीजिए, बिरला ले लीजिए, ये सब जो है कंपनी है वो फैमिली ओन्ड बिजनेस ही है। इनकी होल्डिंग्स जो है आईपीओ आने के पहले जो इनकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो 62.24% है। एंड पोस्ट इशू यानी आईपीओ आने के बाद जो उनकी होल्डिंग रह जाएगी वो 50.25%, यानी करीब करीब 12% जो है वो मार्केट में लाने वाले हैं आईपीओ में, अगर देखा जाए होल्डिंग के हिसाब से। तो अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने का, क्योंकि कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये कंपनी जो अपना डेट है उसको रीपेमेंट या प्री पेमेंट करना चाहती है। जो इनके करीब 63 करोड़ के जो डेट है वो आईपीओ से जो पैसे आएगी वो उसमें उसको रीपेमेंट में लगाएंगे। एंड सेकंड, कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, यानी जो भी उनके जो कंपनी को चलाने में जो पैसे खर्च होते हैं वो अगले 2 साल के लिए 93 करोड़ का भी वो फंड जो है वो जुटाएगी आईपीओ के जरिए। थर्ड, हर एक कंपनी का अपना कुछ जनरल पर्पस होता है, तो टू मीट उनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी ये आईपीओ लाने वाली है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं जिनके कारण ये आईपीओ ला रही है। अब थोड़ा हम कंपनी का फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। सो कंपनी का अगर आप 3 साल का फाइनेंशियल देखिए, FY18, FY19, FY20 एंड ये साल का भी FY21 का Q3 का परफॉर्मेंस यानी दिसंबर का देख लीजिए। सो टोटल रेवेन्यू जो इनकी थी FY18 में 160 करोड़, देन 19 में 185, FY20 में ग्रोथ हुई अच्छी 218 करोड़ एंड अभी तक ऑलरेडी ये 178 करोड़ इनकी रेवेन्यू आ चुकी है पिछले 9 महीने में। अगर पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो भी देख लीजिए 5 करोड़ थी FY18 में एंड FY19 में कितना अच्छा जंप हुआ, करीब करीब 7 टाइम्स आप देखने को मिल रहा है यहाँ पे FY19 में ग्रोथ पैट में। एंड FY20 में भी 31 करोड़ इनका जो था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। एंड FY21 के पहले 9 महीने में ऑलरेडी 28 करोड़ जो है वो प्रॉफिट आ चुकी है। एंड जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन की अगर बात करें तो ये देखिए FY18 में ओनली 3.38% थी, लेकिन FY19 में 21% हो गई, FY20 में 14% और ये अभी तक ही 15.77% इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी अर्न कर चुकी है। तो अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल देख रहे हैं, खासकर FY19 के बाद से इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। पिछले 3 सालों में काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है एज ए फाइनेंशियल देखा जाए तो। अब की वैल्यूएशंस भी जान लेते हैं इनके। सो की वैल्यूएशन अगर EPS देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर जो था वो FY18 में ओनली 1.92 था, जो कि FY19 में 13.89 हो गई, FY20 में भी 11.11 एंड FY21 में अभी तक जो है वो 10.48। तो ये अच्छी दिख रही है अर्निंग पर शेयर। अगर आप कंपेयर करिएगा पिछले 3-4 सालों से तो ये बेटर दिख रही है FY19, FY20, FY21 में अच्छा इनका EPS दिख रहा है। एक बार रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी देख लिया जाए, सो वो भी देखे तो FY18 में ओनली 2.64 थी, बट FY19 में 16.68%, FY20 13.91 एंड FY21 में 11.42%। तो रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी अच्छा दिख रहा है इनका। अगर बुक वैल्यू देखा जाए तो बुक वैल्यू अगर 31 दिसंबर के अनुसार इनकी जो बुक वैल्यू थी 91.78 रुपीज़। सो अगर PV रेशियो अब ये देखा जाए जो IPO लाने वाले हैं, ये IPO 575 रुपीज़ का ये IPO है। सो अगर आप 575 को 91 से डिवाइड कीजिएगा तो इनके जो PV रेशियो आएगी 6.49, तो 6.5 गुना करीब करीब ये जो वैल्यूएशंस इन्होंने रखा है। तो देखा जाए तो थोड़ा सा वैल्यूएशंस इन्होंने हाई रखा है IPO का अगर प्राइस बैंड देखा जाए तो। अब थोड़ा हम कंपनी का स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। सो कंपनी की स्ट्रेंथ जैसा मैं पहले बोलूँ कि प्रिसीजन इंडस्ट्री में ये लीडर है। ये जो कंपनी है
कोई कंपनी सामने दिख नहीं रही है, इसके जो कॉम्पिटिटर है, कोई पीयर ग्रुप है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5 साल में जो है प्रिसीजन इंडस्ट्री जो है वो 6 to 7% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करने वाली है। तो अगर ये ग्रोथ रेट अगर 6 to 7% है, यानी कि आने 5 सालों में बिजनेस और ग्रो करने वाला है। एंड अगर देखा जाए तो एक तरह से इसकी मोनोपोली है अगर इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो इस कंपनी को जाएगा, इस बिजनेस का। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लग रहा है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड, कंपनी की जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट बेस है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, राफेल, ब्रह्मोस। सो ये जो इनके क्लाइंट बेस हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप देख रहे हैं कि सब बड़े बड़े नामचीन कंपनी है। एंड इन सब का हमारे नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा ही रोल रहा है ये सब जो क्लाइंट्स हैं। थर्ड, जो इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रेंज है, काफ़ी बड़ा इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रेंज है। अगर मैं बात करूं, जो ये 3 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियर में, स्पेस में, क्लीन एनर्जी में। सो न्यूक्लियर में जो है वो इनके 14 प्रोडक्ट्स हैं, अगर स्पेस में देखा जाए तो 6 प्रोडक्ट्स हैं, एंड क्लीन एनर्जी में 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के रेंज है वो काफ़ी वाइड दिख रहे हैं, काफ़ी डाइवर्सिफाइड दिख रहे हैं इनके प्रोडक्ट। एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात किया जाए तो काफ़ी टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकली एडवांस 7 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनकी, जिसमें एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट भी है, बिकॉज ये एक्सपोर्ट भी करती है। तो एक जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है वो भी हैदराबाद में ही है। तो देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी फैसिलिटी अच्छी है। फिफ्थ जो मुझे लग रही है कि इनका जो सप्लाई चेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज देखिए ये जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एंड इसमें जो रॉ कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग में। सो इनका जो रॉ मटेरियल का जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बिजनेस जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगी, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इनकी इम्पैक्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि इनका सप्लाई चेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड लास्ट, जो इनका फाइनेंशियल जो है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं फाइनेंशियल। पिछले 3 सालों में जो इन्होंने फाइनेंशियल दिखाए हैं वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये साल भी अभी तक पहले 9 महीनों में ऑलरेडी 15.77% की इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी ये अचीव कर चुकी है, एंड अगले 3 महीने में और ये इंक्रीज करेगी। तो अब फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो ये सब जो है कंपनी के स्ट्रेंथ हैं, जिनसे हमें लगता है कि ये कंपनी जो अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है, इनके क्लाइंट अच्छे हैं, इनकी फैसिलिटी अच्छी है, इनका सप्लाई चेन अच्छा है। तो ये सब काफ़ी मायने रखता है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। आजकल ग्रे मार्केट प्रीमियम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर मैं IPO लिस्टिंग की बात करूं, क्योंकि काफ़ी सारा बज़ पे डिपेंड करता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या बज़ चल रहा है। तो हम थोड़ा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बज़ भी देख लेते हैं। तो अगर 23 फेब को जब ये स्टार्ट हुई थी तो जो प्रीमियम मिल रही थी वो 120 थी, यानी कि एक शेयर पे 120 रुपीज़ का फ़ायदा दिख रहा था, जो कि अगर जो इनका मार्केट प्राइस रखा है 575, वहाँ से देखा जाए तो 21% प्रीमियम में ये लिस्टिंग होने वाली थी। ये पिछले 5 दिन का है। उसके बाद 24 फेब को वो बस जो है वो 130 हो गई, यानी कि प्रीमियम 23% हो गया। 25 फेब को बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त जंप देखने को मिला, 200 प्रीमियम हो गई, यानी एक शेयर पे आपको 200 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है, एंड ये 35% प्रीमियम दिख रही है। एंड 26 फरवरी को 210 रही, जो 37% प्रीमियम। अब 27 फेब को क्या ज़बरदस्त आप देखिए ग्रोथ देखने को मिल रहा है इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट में, 340, यानी एक शेयर के ऊपर 340 रुपीज़ का फ़ायदा हो सकता है। एंड देखा जाए तो 59% प्रीमियम पे लिस्टिंग होने की संभावना है। ये तो 27 फरवरी का था, एंड 27 फरवरी को शाम तक यानी 4 बजे तक का जो फिगर आया है वो है 400 रुपीज़ जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही। तो आप देख रहे हैं दिनों दिन, डे बाय डे जो ये प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। एंड अभी आप समझ लीजिए 2-3 दिन और है इनके IPO खुलने में, तब तक ये और इंक्रीज होगा, एंड लिस्टिंग 10 मार्च तक होने वाली है, तो और ये आगे इंक्रीज होने की संभावना है। सो देखा जाए तो अभी तक जो अनुमान है वो 70% प्रीमियम पर दिख रही है लिस्टिंग। ये एक अनुमान है, ये लिस्टिंग नहीं है, ये एक्चुअल नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। ये एक उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ग्रे मार्केट में क्या रेट चल रहा है उस पर बज पे डिपेंड करता है कि कंपनी की लिस्टिंग कैसी होगी। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसी ही बिल्कुल लिस्टिंग हो, बट ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो बज़ रहता है उसके अनुसार ही करीब करीब लिस्टिंग होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, बट एक अनुमान मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका बज़ दिख रहा है।
मार्केट में लिस्टिंग की। तो दोस्तों हमने MTAR टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे डिटेल्स देख लिए और डिटेल्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी कंपनी है जिसके IPO में अप्लाई किया जा सकता है। इसकी अच्छी लिस्टिंग होने की भी पूरी संभावना है। और मान लीजिए अगर लिस्टिंग अच्छी प्रीमियम पर नहीं भी हुई तो ये कंपनी आपको लॉस तो नहीं देगी, इतना मुझे लगता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म की कंपनी दिखती है जो आगे जाकर आपको और भी अच्छा रिटर्न दे सकती है। जैसा हमने फाइनेंशियल देखा इसके, जैसा हमने बिजनेस देखा, जैसा इसके क्लाइंट देखा, तो मैं बोल सकता हूँ कि आगे जाके ये और भी अच्छा रिटर्न दे सकती है। फिर भी आप अपना डिसीजन बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, अपना खुद का डिसीजन लीजिएगा, अपना खुद का रिसर्च करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा कि इसमें आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। हालांकि मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर मदद मिली होगी डिसीजन लेने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। चलिए अब वीडियो क्लोज करता हूं, फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।